मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी एक इंश्योरेंस कंपनी में, जहाँ पर मैंने पूछा था कि आपके पास ऐसा कोई इंश्योरेंस है क्या जिसमें ईएसआईसी के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिल जाए। तो वो मुस्कुरा करके मेरे को बोल पड़े थे कि नहीं सर, ईएसआईसी जो है गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग और उसके इक्विवेलेंट कोई भी इंश्योरेंस आपको इंडिया में नहीं मिल पाएगा। मोस्टली एम्प्लॉयज़ जब भी देखते हैं कि अरे मेरे को ना ईएसआईसी से बाहर होना है क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है और मैं इंश्योरेंस में जाना चाहता हूँ, जबकि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो फैक्ट्री में इंश्योरेंस होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में इंश्योरेंस एम्प्लॉयर देते हैं, उनके कुछ लिमिटेशंस हैं। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कहीं पर वो जा करके एक लिमिट में स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन ईएसआईसी का कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप ईएसआईसी के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं, अगर आप इसको कैसे अवेल करना है और कैसे इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पास होनी चाहिए, आपके टाइम टू टाइम अगर आप अपनी चीज़ों को अपडेट करवाते हैं तो आप इसको बेहतरीन तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। और आज मैं अपने वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ कि ताकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कभी भी आपको कभी परेशानी आ जाती है इमरजेंसी में, या कोई ऐसे एम्प्लॉय है जो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है और उनको ये परेशानी आ गई, तो आप ये वीडियो दिखा करके उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि किस तरह से वो अपने और अपने परिवार की एक बीमारी के हालात में रक्षा कर सकते हैं और अपने परिवार में फैमिली मेम्बर्स को हेल्दी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुशहाल शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचआर बंधु में। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर हमारा टॉपिक पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें और अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर करें। आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली ईएसआईसी को लेकर के। जनरली जब हम एज ए एम्प्लॉई कंपेयर करते हैं कि यार मेरे पास कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके पास कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है, और जनरली हम बात करते हैं कि किस हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो जो भी एम्प्लॉय 21,000 ग्रॉस सैलरी से कम अर्न करते हैं या 20,000 तक सैलरी है उनकी, तो वो ईएसआईसी के अंडर आते हैं। मोस्टली ये जो एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर में होते हैं, जहाँ पर सैलरी वेजेस पार्ट कम होता है और उनको ईएसआईसी दिया जाता है। ये गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी है, इसलिए ये इसमें एक बाउंडेशन भी है कि आपको मैंडेटरी है उन एम्प्लॉयज़ को जो कि 21,000 रुपये से कम है, और आपको उनको ईएसआईसी कवरेज देना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी है। ईपीएफ, इंडिया में ईपीएफ और ईएसआईसी दोनों ही सोशल सिक्योरिटी के पार्ट हैं, जिससे जो भी लोअर सैलरी वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और गवर्नमेंट की स्कीम्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ। आज के टाइम में ईएसआईसी बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें हमने देखा है कि काफ़ी पहले 10 साल पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उसमें मैं देखता था कि मैनुअल कार्ड बनते थे, ईएसआईसी डिस्पेंसरी में जा करके स्टैंप लगवा करके और लेकर के आना होता था। कार्ड बनने में 10 दिन 15 दिन लग जाते थे, बल्क में एक साथ कार्ड आता था, कुछ मिस्टेक्स हैं तो दोबारा जा करके ठीक करवानी होती थी। वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता था। लेकिन आज के टाइम में जब आप ज्वाइन करते हो उसी समय आपसे फॉर्म 1 की डिटेल फिल करवाई जाती है, आपकी फैमिली की डिटेल ली जाती है, और उसी समय आपके आधार कार्ड, बैंक डिटेल को अटेस्ट करके एम्प्लॉयर उसमें अपडेट करते हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर क्लेम लेते हैं तो वो आसानी से मिल सके। जब भी कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उससे कुछ पर्सनल फाइल फिल करवाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लेते हैं, कुछ ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज़ होती है। उसमें एक ईएसआईसी का फॉर्म भी होता है, जो कि ईएसआईसी फॉर्म 1 बोलते हैं। उसमें आपको सारे ईएसआईसी की डिटेल फिल करनी होती है। आपको वो सारी डिटेल करेक्ट फिल करनी होती है, क्योंकि उसी के बेस पे आपका ईएसआईसी नंबर भी आता है। और या फिर आप एम्प्लॉयमेंट फॉर्म जो फिल करते हैं वो उसको भी रेफर करते हैं एम्प्लॉयर। और आजकल रूल है कि आप 2 या 3 दिन में ही ईएसआईसी नंबर ले सकते हो। 10 दिन से ज़्यादा अगर वो क्रॉस हो जाते हैं तो आप ईएसआईसी नंबर नहीं ले पाते हैं। ये एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं प्लांट्स में या रिमोट साइड में एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, और उनको उसके साथ साथ अगर मान लो कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाती है तो आपको डिस्पेंसरी में कनेक्ट करके वहाँ पर अपने जो भी लोकल हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र करवानी होती है, तो वो उस क्रिटिकल बीमारी को भी कवर करते हैं। ईएसआईसी में मल्टीपल बीमारियाँ कवर होती है, जिसमें आप एक जो भी क्रिटिकल इलनेस है वो देख सकते हैं। उसमें कई फिजियोथेरेपिस्ट हैं, थेरेपी है, अगर उस टाइप की एक्टिविटी है, इंजरी कोई पुरानी है उसको ठीक कराना है, अगर आपका एलोपैथिक से इलाज नहीं हो रहा, होम्योपैथिक में जाना है, तो उसकी भी फैसिलिटीज़ होती है। वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है।
और उसके बेस पे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो रेफ़र भी करते हैं। कई बार कुछ एम्प्लॉई हैं जो मान लो उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं और उनको कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई जिसकी फैसिलिटी पूरे उत्तराखंड में नहीं है, तो उस केस में वो एम्स में रेफ़र करते हैं, या फिर एम्स में नहीं है तो फरीदाबाद में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ईएसआईसी का, वहाँ रेफ़र करते हैं और वहाँ तक आने जाने का भी क्लेम वो देते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी छुट्टियाँ कंपनी में हो रही है तो 70 टू 90% का वेजेज़ भी ईएसआईसी के थ्रू क्लेम किया जाता है। तो यहाँ पर आपको वेजेस क्लेम भी है, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस भी है, आपको किसी भी तरह के टेस्ट होते हैं वो सारे कवर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरा चलो एम्प्लॉय का तो इलाज हो जाएगा, पर फैमिली मेम्बर्स आप एम्प्लॉय के साथ नहीं होते हैं, कहीं दूर होते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय यहाँ जॉब कर रहा है गुड़गांव में या पुणे में या हैदराबाद में, तो उस केस में उनके फैमिली वाले होते हैं बिहार में, झारखंड में, बंगाल में या साउथ के किसी जगह पर, तो वो दूर होते हैं और दूर होने के कारण वो एम्प्लॉय के पास आकर के अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। उस केस में एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से बात करके 2 ईएसआईसी कार्ड लेना होगा और एम्प्लॉय के जो भी फैमिली मेंबर हैं उनकी डिस्पेंसरी वहाँ के जो लोकल एरिया में पड़ती है वो अपडेट करवाना होगा। अगर उस केस में आपने वो अपडेट करवा लिया और अपने फैमिली मेंबर्स को भी वो ईएसआईसी कार्ड देते हैं तो वो वहाँ पर भी अपना बेनिफिट ले सकते हैं और उनका इलाज जैसा उस स्टेट में फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। हो गई नॉर्मल बीमारी के बारे में। कई बार एम्प्लॉय बोलते हैं कि सर इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं कैसे ईएसआईसी के बेनिफिट ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो हो सकता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और एक्सीडेंट हो गया और मेरे को कोई उठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चला गया और वहाँ पर एडमिट कर दिया। अब वहाँ जो खर्चे हो रहे हैं वो क्या ईएसआईसी दे पाएगा, या कहीं सरकारी हॉस्पिटल में डाल दिया जहाँ की ईएसआईसी के अंडर में नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक्सीडेंटल केस में क्या होता है कि ये इमरजेंसी केस में आते हैं, ठीक है। एक्सीडेंटल केस और हार्ट अटैक, अगर इस सिचुएशन में कुछ होता है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको डिस्चार्ज के समय में आपको वहाँ पर इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा, और जो कि डॉक्टर लिख के देंगे कि एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में इनको यहाँ लाया गया और इमरजेंसी सिचुएशन में ये ट्रीटमेंट दिया गया। पर आपके फैमिली मेम्बर्स को या कोई भी फ्रेंड है या कलीग है या जिन्होंने आपको हॉस्पिटल उस प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं पर भी लेकर के आए थे, उनके थ्रू आपको ईएसआईसी में इंटीमेट जरूर करवाना होगा कि इस आईपी के थ्रू ये एक्सीडेंट हुआ है, और एम्प्लॉयर को भी बताना होगा ताकि वो एक्सीडेंटल रिपोर्ट फाइल कर सकें ऑनलाइन, और आपके जो भी इलाज होंगे उसमें वो जो भी खर्चे होंगे उसमें आसानी से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो एक्सीडेंटल केस है और आप एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल नहीं करते हो तो जो भी आपका क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला है कि अगर इनके एक्सीडेंट हो जाता है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन में बिना बताए कहीं पर उठा करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, उस दौरान कई जानकार लोग आ जाते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को से कनेक्ट करके एक मैसेज डालना होगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, या अगर कंपनी में आने जाने के बीच में हो गया तो वहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट से लोग आपके पास आते हैं कि क्या क्या हो गया था, कैसे हुआ है, सारी डिटेल इन्वेस्टिगेट करके एक्सीडेंट रिपोर्ट डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें भी 48 हावर्स का टाइम होता है। आप आराम से अपने एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल करवा सकते हैं और आसानी से आगे जब डिस्चार्ज हो जाए अपना इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, या तो आप वहाँ पर तुरंत कैश पे करके कैश रिम्बर्समेंट ले सकते हैं, जितने दिन की छुट्टियाँ हुई है वो क्लेम कर सकते हैं। और अगर ईएसआईसी डिपार्टमेंट उस हॉस्पिटल के अंदर पैनल में है और कवर्ड है तो आपका इलाज मुफ्त में भी हो जाएगा। जो भी पेमेंट है वो ईएसआईसी डिपार्टमेंट वहाँ करेगा, आपको कुछ भी पेमेंट करने की उस समय ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है कि एक्सीडेंट के बाद कई सारे टेस्ट कराने होते हैं, दवाइयाँ लेनी होती है, तो उस केस में आप डिस्पेंसरी में कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्पेंसरी वाले आपको रेफ़र कर देंगे कि आप उसी हॉस्पिटल में जा करके वहाँ पर अपना इलाज करा लीजिए, टेस्ट करा लीजिए, दवाइयाँ ले लीजिए, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अगर मान लो वो पैनल में नहीं है तो आपको उसके बिल्स संभाल के रखने होंगे, और वो सारे बिल एक फॉर्म भर के आप डिस्पेंसरी में जब दोगे तो वहाँ से आपके चेक बन के या एनईएफटी के थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आज के टाइम में आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। अपना क्लेम स्टेटस आप आईपी लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। आईपी लॉगिन का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें आप सिंपल अपना इंश्योरेंस नंबर डालेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप वो भी नहीं है तो आप अपने आईपी को फॉरगेट पासवर्ड में डाल करके आईपी और आधार नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल पे आधार लिंक्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा और आपको
उससे रीसेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स को कोई डिजीज़ हो जाती है और उस केस में आपको उसके बेनिफिट लेने हैं, तो वो भी बहुत ईजी है। उसमें भी आपने जो अपना फैमिली मेम्बर को सेकंड कार्ड दिया था, वो कार्ड आपको उनको उनको मदद करेगा। वो जा करके किसी भी नियर बाई डिस्पेंसरी में, सपोज करो कि फैमिली मेम्बर में कोई और फैमिली मेम्बर है जिनकी किडनी फेल है और डायलिसिस करवाना होता है रेगुलर बेसिस पे, तो वो जा करके किसी भी ईएसआई डिस्पेंसरी में कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से डॉक्टर से डिस्कस करके आगे रेफ़र करवा सकते हैं और वहाँ पर उनका डायलिसिस का ट्रीटमेंट हो या अदर बीमारी है, टेस्ट है या मेडिसिन है, वो उनको मुफ्त में मिल जाएगी। अगर मुफ्त में नहीं भी मिलती है तो वो बिल लेकर के क्लेम भी कर सकते हैं आपके आईपी के बेस पे। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं और आप ईजी तरीके से इनको फॉलो करते हैं इन सारे स्टेप्स को, तो आपको आसानी से बेनिफिट भी मिलेंगे, आपका जो पैसा कट रहा है उसका यूटिलाइजेशन भी होगा और आपको इंश्योरेंस से बेस्ट सर्विस मिलेगी। मुझे पता है कि बहुत सारी जगह पे ईएसआईसी की फैसिलिटी आज के टाइम में भी अच्छी नहीं है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में और जो सिटी डेवलप हो गई, जहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, उन जगह पे काफ़ी अच्छे हालात हैं और वहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से बात भी करते हैं। हाँ, रश होते हैं, भीड़ होती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये सब चीज़ें सरकारी डिपार्टमेंट में होती है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मे भी आने वाले टाइम में कुछ और भी अपॉइंटमेंट टोकन सिस्टम हो जाए, डिजिटाइज हो जाए और आपको ये सारी चीज़ों का भी सामना न करना पड़े। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, किसी नीडी पर्सन जो ईएसआईसी में कवर्ड है उनके साथ शेयर करें ताकि उनको कुछ नॉलेज मिले और वो अपने बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, अपने एचआर में, अपने जो भी एम्प्लॉयर हैं उनको शेयर करें ताकि उन